दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली शाम को 6 बजे लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, जिस वजह से आपकी पहली एक क्लास 5 बजे निर्धारित की गई थी, लेकिन सर्वर की समस्या की वजह से, बफरिंग की समस्या की वजह से ये क्लास आपका निर्धारण आपका शाम को 6 बजे आपको मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉडल पेपर नंबर आपका 4 है। बाकी इसके पहले जो 3 मॉडल पेपर है वो आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, है ना। तो उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी शिकायतें आती हैं कि सर हमको क्लास का नोटिफिकेशन मिल नहीं पाता है, टाइम भी आपका इधर उधर हो जाता है। तो भाई देखो, ये सर्वर की समस्या की वजह से भी है, बाकी ये टाइम निर्धारित भी है। और अगर आपको PDF भी चाहिए जिससे आप लोग मैथ वगैरह लगाना है, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो डायरेक्ट आप लोग सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष है कहाँ से मिला है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष है वो आपका कहाँ से मिला है। तो आप कहेंगे सर ये जो मिला है वो आपको मिला है कहाँ से, सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है, सुरकोटदा। ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है आपके गुजरात में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो आपके गुजरात में पड़ता है। दोस्तों याद रखना है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ और एक कब्रगाह के अवशेष आपको मिले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सिकंदर लोदी का जो शासन काल है कब से कब तक आपका रहा है। तो ये सिकंदर लोदी देखा जाए तो आपकी बहलो लोदी का पुत्र था, और देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो समय है वो आपके कितना हो जाता है, तो 1489 से लेके 1517 तक यहाँ पर इसका आपका समय आपका रहता है। अगर कभी पूछे कि आपका सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था निजाम खां। क्या नाम था, मूल नाम जो था वो निजाम खां था। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। सुल्तान जो सिकंदर शाह है, इसकी एक उपाधि आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था वो आपका किया था 1773 में। कितने में, 1773 में, जब एक एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्होंने यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और स्थापित कब हुआ था, 74 में, ठीक है। स्थापित हुआ था 26 जुलाई 1774 को ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, लेकिन एक्ट पूछे तो एक्ट बताएंगे 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है, यानी वेदों की ओर वापस जाओ, ये जो नारा दिया है वो किसने दिया है। तो ये नारा जो आपका है वो किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था ये बता सकते हैं, तो मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, तो आपके यहाँ पर 1875 में, ठीक है, 1875 में इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना किया था। कहाँ पर, तो आपकी बंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखो बोलने के और समझाने के तो 25 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उतना ही जरूरत आपको हम बताएंगे जितना जरूरत है, यानी उतने ही हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जितना जरूरत है, जितना दिमाग में आपके बच सकता है। यहाँ पर देखो 5 नंबर की बात करते हैं, तो हमने कहा सर जी जो स्वदेशी आंदोलन है इसका जो प्रमुख कारण आपका माना जाता है वो होता है बंगाल को विभाजन करना, है ना। यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था कर्जन के द्वारा किया गया था, और ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। तो इसकी औपचारिक शुरुआत आपकी यहीं से होती है, यानी बंग विरोधी आंदोलन इसको कहा जाता है। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो किसने, तो आप कहेंगे सर ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, तो याद रखना 13 दिसंबर 1946, याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर यहाँ पर 1946 को रखा था, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान का उद्घाटन हुआ था 9 आपकी कह सकते दिसंबर को। इसके बाद 6 कह सकते हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर के बाद दूसरी आपकी जो आती है कह सकते हैं दूसरी बैठक हुई आपकी 11 को। ये तीसरी बैठक आपकी होती है 13 दिसंबर को, यानी दो को गैप करके आपका है। तो यहाँ पर याद रखना है जो उद्देश्य प्रस्ताव है आपके किसने, तो आपके सर जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर रखा था। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य इनमें से सुरक्षित करता है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आप कहेंगे सर कि जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता है इसको बनाए रखना, ये आपकी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य आपका है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की जो शुरुआत किया था, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया, तो ये आपके राजस्थान ने किया था, है ना। कब किया था, तो आपको याद होना चाहिए 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को किया था, और आपके 1959 को किया था, है ना। राजस्थान में जो आपका नागौर जिला है, नागौर जिला से आपके जो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका है क्या, यानी पृथ्वी के लिए हमारी ऊर्जा होती है, मुख्य स्रोत आपका होता है यहाँ पर सूर्य होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मेरियाना जो खाई है किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखना मेरियाना खाई जो आपका है ना, ये पृथ्वी का, याद रखिए ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु आपका है। इसको हम लोग मेरियाना या इसी को चैलेंजर गर्त या इसी को चैलेंजर खाई के नाम से जानते हैं, जो प्रशांत महासागर में आपका है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारिस्थितिकीय पद छाप के माप की इकाई क्या है, यानी यहाँ पर दे सकते हैं जो परिस्थिति पदचिन्ह कह सकते हैं, इसी को पदछाप कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिक फुटप्रिंट इसे कहा जाता है। तो ये जो आपका होता है भूमंडलीय हेक्टेयर इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो जैव निम्नीकरण आपका है, यानी जैव निम्नीकरण आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा आपका पदार्थ है। तो ये सर जी आपका देखा जाए तो आपका देखिए जैसे आपका ऊन दिया गया, हमने कहा प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फाइल, कांच की बोतल, यानी इनको गलने में देखा जाए जो आपका है इनका गलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर ऊन है तो इसका जो क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी इसका विखंडन हो जाएगा, बहुत ही जल्द यहाँ पर घुल मिल जाएंगे, यानी पृथ्वी के साथ जो जल्दी से घुल मिल जाते हैं, यानी क्रिया हो जाती है, यानी प्रक्रिया प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, उन्हीं को जैव निम्नीकरण कहा जाता है, जो कम से कम समय हो जाए, है ना, तो आपका ऊन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है डुंगोंग नामक समुद्री जीव को जो कि विलोपन की कगार पर है, ये आपका है क्या। कुल मिला के कह सकते हैं कि डुगोंगा एक प्रकार का स्तनधारी है ना, मैमल जिसे कहते हैं स्तनधारी, ये समुद्री जीव है। आमतौर पर देखा जाए इसको हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, याद रखिए इसी को आप लोग जानते हैं, डुगोंग को जानते हैं समुद्री गाय। तो जो समुद्री गाय है ये कह सकते हैं घास खाने वाला एक शाकाहारी जीव है। याद रखना है इसमें क्या हो गया है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, और विलुप्त हो रहा है तो हम लोग कहेंगे सर जी क्या है, तो आप कहेंगे आपने तो सब कुछ बता दिया, स्तनधारी है, इसी को मैमल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान आपका होगा, यानी हमने कहा कि यहाँ पर याद रखना अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारे पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन होना भी जरूरी है, और कार्बन अगर ना हो तो यानी कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। याद रखना है कितना, यानी अगर आपके यहाँ पर आपके पृथ्वी पर अगर हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग ना हो, यानी ऐसे कुछ गैसें आपकी न मौजूद हों, तो याद रखना है ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, फिर तो ये रहने के लिए आपका लेवल नहीं रहेगा ज़्यादा, है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं, तो पूर्व के ग्रास के नाम से जानते हैं, याद रखना ये आपका कौन है, कन्नौज है। क्या है, कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं, यानी कन्नौज जो आपका एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी का प्रतिष्ठा रहा करता था। तो इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन में देखा जाए तो आपको ये मिलेगा कहाँ पर, जो मध्य और पश्चिमी मैदान आपका है इसके बीच में, यानी यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं जैसे साल है, पलास है, अंजीर है ना, ऐसे आपको वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उस कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में वन जो आपके हैं जैसे आपके पलास हो गया, हमने बताया साल वृक्ष आपके हो गया, अंजीर के वृक्ष आपके हो गए, ये सब आपके होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। तो आप कहेंगे सर महुआ वाला, तो ये महुआ वाले जो आपके हैं ना ये नदी के तट वाले होते हैं, यानी जैसे नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल, ये नदियों के तट के किनारे मिलते हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है। दृश्य रूप से यानी देखने के हिसाब से, यानी जो आउटपुट आपको मिलता है, तो आउटपुट मिलता है वो आपके मॉनिटर में ही तो मिलता है, यानी जो आपका मॉनिटर है यानी जो स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर जो टेस्ट लिख कर आता है जो देख रहे हैं वो क्या होता है, एक प्रकार से यही तो आपका आउटपुट होता है। तो आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा हमने कहा कंप्यूटर को वांछित कार्य करना है, तो इनमें जो कंप्यूटर कार्य करता है वो सॉफ्टवेयर की वजह से, बिना सॉफ्टवेयर के सब कुछ बेकार है, इसलिए सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए जरूरी होता है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, ये कुशीनगर में है। याद रखिए साथी कहाँ पर है, तो आपके कुशीनगर में है, कुशीनगर में। और ये जो संस्थान है वो आपका शेर जो एक जगह पड़ती है सेवराही नामक स्थान पर ये आपका बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। तो
तो उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु योजना है इसका मतलब था कि जो समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1981 में लघु मध्यम और बड़े पैमाने की एक औपनिवेशिक इकाइयों की स्थापना की गई ताकि ये सुविधाजनक हो जाए, इनको बनाया जा सके, आराम से समाधान भी किया सके। तो ये होता है समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापित करना। ये उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का एक मुख्य उद्देश्य आपका होता है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। हमने कहा विशेष आर्थिक क्षेत्र उनको कहा जाता है जहाँ से हमारे कह सकते हैं राज्य की इनकम आपकी होती है, क्योंकि इनकम जो आपकी होगी किससे होगी, आपकी कंपनियों से आपकी होगी। यानी ऐसे क्षेत्र जो होते हैं एक आर्थिक क्षेत्र होते हैं जो हमारे आर्थिक को बढ़ाते हैं। यानी एक प्रकार से ऐसा आपका क्षेत्र होता है जहाँ से आपको रोजगार भी मिलते हैं। तो याद रखना ये जो आपका है इसके आपके लगभग 20 क्षेत्रों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। और याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यानी ये आपके ऐसे क्षेत्र होते हैं जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं। कुल मिला के जैसे आप मान लो कोई चीज़ आप बनती है कंपनियों में, तो इसको बेचने के लिए हम लोग जो जगह होती है हम कहेंगे सर ये इसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जो बेचेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सर 20 नंबर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। विशेष आर्थिक संख्या कितनी है, 20 हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो यहाँ पर याद रखना है संगमरमर, संगमरमर के लिए जो आपका जाना जाता है उत्तर प्रदेश में ये है आपका मिर्जापुर है। क्या है सर जी, ये आपका मिर्जापुर है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था वो किस उद्देश्य के लिए किया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होता विधानसभा के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। यानी कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और जो सीआर दास थे उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में एक कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। ये इसका मतलब ये था कि स्वराज पार्टी कहा गया, इसके अध्यक्ष सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। तो इसका यही उद्देश्य था कि जो कांग्रेस की विधानसभा है उनमें पहुंचकर नाश किया जाए। क्यों, क्योंकि 1922 में जो कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने की जो अनुमति दी गई थी उस अनुमति में परिवर्तन विरोधियों का नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव में भाग लेने की अनुमति के हिसाब से कहीं ना कहीं ये किया गया। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो साथ ही ये हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी आपके 1936 में। और कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में हुई थी, है ना, लखनऊ में हुई थी। याद रखना है सहजानंद सरस्वती का नाम सुना है, यानी जो भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो संस्थापक थे, वो सहजानंद सरस्वती, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित होते हैं। चंदावर की वर्तमान में स्थिति क्या है, यानी चंदावर वर्तमान में कहाँ है। तो ये जो चंदावर है वो आपकी इटावा जनपद में है, यमुना नदी के किनारे है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। यानी उत्तर प्रदेश ये जो नाम पड़ा ये सजी कब पड़ा था, तो आप कहेंगे सर ये पड़ा था 24 जनवरी 1950। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 24 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था वो कब, तो आपके 1 अप्रैल 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में देखा जाए जैसे अब बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू तो आपने कभी नहीं पढ़ा है। आप कहेंगे सर ढोला मारू ये राजस्थान का लोकगीत है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ढोला मारू राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर गंगा, यमुना और पौराणिक जो सरस्वती नदी है इन्हीं के संगम पर लगता है। क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वरी शाह यानी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, और ये मेला लगता है आपके सर देवा शरीफ का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, बाराबंकी में। बाराबंकी वही है जहाँ पर आपकी अफीम की खेती खूब ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से आपकी हैं क्या। तो हिंदी के बाद देखा जाए तो आप कहेंगे सर उर्दू दूसरी भाषा है, तो आपकी होगी, यानी हिंदी और उर्दू प्रदेश की राजकीय भाषा हैं। तो यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। हिंदियों में आपकी देखो बहुत बोली होती है, जैसे हमने कहा अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये सब हिंदी के अंदर तो आती हैं। फिर दूसरी आपकी जो आती है वो आपकी उर्दू आ जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हरदौल कथा, आपने कभी सुना होगा हरदौल कथा। ये जो आपकी है ना, जो आपकी विशेष रूप से होती है बुंदेलखंड में होती है। ठीक है, कहाँ पर, आपके बुंदेलखंड में ये गाई जाती है। और यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। हमने आपको बताया था बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र हमारे यूपी में भी आता है और कुछ क्षेत्र आपकी एमपी में भी आता है। तो ये जो आपका कह सकते हैं हरदौल है, एक प्रकार से शादी विवाह में जब आमंत्रित किया जाता है तो उसी के समय आपका ये होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जानते हैं।
ये क्वेश्चन देखा जाए बहुत ही आईएमपी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धनपत राय जो कहते हैं किसको कहते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे सर धनपत राय कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद का ये नाम है धनपत राय नाम। इनको या प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जानते थे, क्योंकि नवाब राय के नाम से ही उर्दू में लिखा करते थे। जैसे इनकी एक रचना थी सोजे वतन, है ना, जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित होती थी, और अंग्रेजी सरकार ने इसको जब्त कर लिया था सोजे वतन को। ये कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं ना, वो देते किसको हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की, क्योंकि बात हो रही है राज्य की बात हो रही है, तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है। मिताक्षरा जो आपकी एक हिंदू विधि से है, यानी इसमें विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई है, टीका आपकी है, तो ये हिंदू विधि की आपकी है। क्वेश्चन दिया गया है मिड डे मील जो आपका है सर जी कब लॉन्च किया गया था। तो मिड डे मील जो आपका है ना, याद रखना है इसकी शुरुआत होती है 1995 से, है ना, 1995 में लॉन्च की गई थी। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय स्तर पर आपकी शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद सबसे लास्ट में ये देखा जाए तो आपका जो लास्ट चरण आया था तमिलनाडु में, तो वहाँ पर आपके 1960 में, है ना, पहले से चल रही थी। यानी यहाँ पर देखा जाए इसकी शुरुआती अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो आपकी 1960 में तमिलनाडु से स्टार्टिंग हो गई थी। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, या राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से 1995 में आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है जो भारत में पंचायत राज व्यवस्था से आपकी नहीं है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में देखा जाए तो आपकी देखिए दिनेश गोस्वामी समिति है, ML सिंधवी समिति है, अशोक मेहता है, लेकिन ये जो दिए हैं सादिल अली समिति ये राजस्थान में है। ये पंचायती राज कार्यप्रणाली पर एक राज्य स्तरीय आपकी थी, लेकिन कहाँ की, राजस्थान की आपकी रही है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर राष्ट्रीय स्तर पर जब पंचायती राज बात होती है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ऐसे लोग आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है सादिल, ये आपके यहाँ पर भारत में देखा जाए तो आपकी है, लेकिन ये कहाँ से है, तो आपके राजस्थान के अंदर में एक प्रकार से माना जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, शुरुआत होती है 1 जुलाई 2001 से, ठीक है, 1 जुलाई 2001 से शुरुआत होती है। और इसमें कृषि मजदूरों को जीवन बीमा, पेंशन, है ना, दुर्घटना वगैरह जैसे होती हैं, तो इसमें यहाँ पर उनको लाभ मिलता है। क्वेश्चन दिया गया है मिट्टी का कटाव जो होता है सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो मिट्टी में कटाव होता है जो बालुई मिट्टी होती है। आप देखते हैं कि नदियों के किनारे मिट्टियाँ होती है, बहुत जल्द यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो बालुई मिट्टी जो होती है कटाव बहुत जल्दी होता है। क्वेश्चन दिया गया है डिवोलेटर का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, डिवोलेटर का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो ये डिवोलेटर मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है, यानी एक प्रकार से ये अर्धशासकीय पत्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक अर्धशासकीय पत्र होता है, जो सरकारी पत्र का एक उपभेद कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाएगा, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र के पत्र में आएगा। हम आपको अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे पत्र लेखन, वैसे आपको पढ़ा भी होगा हमारे वीडियो में, यूट्यूब में आप देखिएगा डालकर तो मिल जाएगा। बाकी अलग से हम आपको यहाँ पर आपको पत्र लेखन आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या आपकी 4 होती है, या अलावा ये जो अंतःस्थ होते हैं, और हमने कहा था इनका जो आवाज़ निकलती है एक प्रकार से अंदर से आती है, लेकिन जैसे मुंह में आती है ना, आप बोलो या, तो देखो या में बोलते हो तो जीभ बाहर जाती है लेकिन वापस भी तुरंत चली जाती है, इसलिए इनको हम लोग अंतःस्थ कहते हैं। बाकी यहाँ पर देखो छत्रज्ञा और विसर्ग जैसे आपका हो गया छत्रज्ञा, है ना, ये क्या होते हैं, संयुक्त में आते हैं। यहाँ पर देखा जाए जैसे सा है तो ये आपकी उसमें आते हैं। ये हिंदी की क्लास में आप पढ़ते होंगे। सजी दिया गया है आना जाना में अपेक्षिक विराम क्या है। आना जाना लगा ही रहता है, तो हमने कहा सर आना जाना में एक योजक लगेगा डैश, है ना, ऐसे बीच में लग जाता है डैश, माता पिता भाई बहन, तो ये योजक चिन्ह होता है। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित शब्दों का विचार करना है, यानी कह रहा है सर जी सभी शब्द युग्म आपका देखा जाए तो आपके सही दिए गए हैं। कौन सा आपका है, यहाँ पर देखिए 42 नंबर में। तो आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो दिया है अतिशयोक्ति, सही आपका है। यहाँ पर दिया है दुर्गति, दुर्गति में आपका ऊपर ला लगा होता है, दुर्गति में आपका गलत होता है क्योंकि ये रा जो होता है ना नहीं होता, यहाँ ऊपर लगा होता है, ये देखो गलत है। मरीचि जो दिया है मरीचि ये भी सही है। नीरधि, नीरध भी आपका सही है, यानी यहाँ पर आंसर जो आपका सही है वो आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। दुर्गति आपका गलत था, इसमें रा ऊपर लगा होता है। क्वेश्चन दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण क्या होता है, हमने कहा परिमाण में जो होता है ना उसमें नाप तौल जैसे आपके होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर थोड़ा तो होगा नहीं, आप कहेंगे सर ज़्यादा, 5 किलो, कम, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेस्ट हो जाएगा कौन, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों दिया है, यहाँ पर कम तो दिया है लेकिन तीनों दे दिया है, इसलिए आंसर आपका सी बनेगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है। सजी भाववाचक संज्ञा जब पूछा गया है तो आप कहेंगे सर देखो आपका मोहन से बैठा नहीं जाता है, आपका आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से संकर शब्द आपका कौन सा है। तो देखिए संकर शब्द की बात करते हैं तो संकर शब्द क्या होते हैं, जो हमारी भाषा में आए हैं लेकिन कम से कम 2 भाषाओं का मिश्रण होती हैं, कम से कम 2 भाषा। जैसे यहाँ पर हो गया चुगलखोर, है ना, तो हमने कहा चुगलखोर जो है, चुगल यानी कह सकते हैं चुगल अलग है, खोर अलग है, यानी 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो ये क्या हो गया आपसे जी, ये आपका हो गया संकर। जैसे मान लो थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, है ना, आतिशबाजी, ये सब आप कहेंगे। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपको बी नंबर है यहाँ पर देना है। यहाँ पर जो आंसर बी है, अगर मान लो आतिशबाजी है, माना कि आतिशबाजी, लेकिन ये विदेशी है, ये क्या है, विदेशी भाषा है, तो ये आपका चुगल और खोरी आंसर आपका बनेगा। आतिशबाजी बराबर दोनों एक में है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, दिए गए बाईं ओर के जो शब्द हैं उनको दाईं ओर के साथ सिमुलित करना है, यानी विलोम शब्द आपसे दिया गया है। हमने कहा उर्वर का क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ का होता है उसर होता है। आप कहेंगे सर ये तो आपका बिल्कुल सही बन रहा है। सर जी बंजर का उपजाऊ होता है, आप कहेंगे सर सही है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है गरिमा का दिया है लघिमा, यहाँ पर डी में आएगा। और आगरा का दुराग्रह होता है, देखो आपका आंसर मिल चुका है सी नंबर वाला, है ना, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वर्ण एवं वारण, वर्ण वारण शब्दों का सही अर्थ आपको देना है। वर्ण क्या होता है, किसी चीज का वर्ण करना, यानी उसका चुनाव करना। वारण हम वारण कर रहे हैं यानी न्यौछावर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, चुनाव और न्यौछावर, ये सही सब आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जी यहाँ पर बाणाहत शब्द में समास पूछा गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया 48 नंबर में, और आपसे कह रहा है बाणाहत। बाणाहत जो आपका है, यानी इसको बोलेंगे बाण से आहत, यानी बाण से आहत, जब किसी को बाण लग जाती है तो आहत होता है ना, तो आहत वही हो गया। तो हमने कहा बाण से आहत से शब्द लगा, यानी आप कहेंगे सर इसमें लग गया है क्या, तत्पुरुष समास। विभक्ति जब लगे तत्पुरुष होता है, तो जवाब आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है। कन्नौजी आपसे पूछा है, कन्नौजी जो आपकी हो जाएगी वो सजी कानपुर आपका हो जाएगा, कन्नौजी कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो दिया है भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में से शामिल है। तो भारत में जो सार्वजनिक नीति है इसके प्रमुख मॉडल में यहाँ पर जो आपका है, तो हमने कहा सर जी इसमें देखा शीर्ष, नीचे की दृष्टि को, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक, यानी हर प्रकार के यहाँ पर है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो सार्वजनिक नीति के मॉडल हैं इनमें सभी लगभग शामिल हैं। यहाँ पर देखा जाए सर अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ है। यानी जो व्योम मित्र है ये गगनयान मिशन के तहत भेजा गया था, तो व्योम मित्र मतलब होता है अंतरिक्ष का मिशन, है ना, या अंतरिक्ष का मित्र बोलते हैं। तो ये बोलेंगे सर अंतरिक्ष का मित्र, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, इनका मुख्य योगदान रहा है वो आपका क्या रहा है। यानी शांति स्वरूप भटनागर जो दिया जाता है ना, ये विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं, तो सर जी क्या योगदान रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, CSIR ने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी यहाँ पर देखा जाए तो जो इसका है इसको बढ़ावा दिया, और देखा जाए तो इनका जनक भी कहा जाता है ना। इन्होंने देश भर में विज्ञान को बढ़ावा दिया और इसकी बड़ी 12 बड़ी प्रयोगशालाएं भी स्थापित किया था, यानी इसकी जो आपकी लगभग 12 इकाइयाँ भी स्थापित किया। तो इनको जनक कहा जाता है इसका। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसमें वायुदाब जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब जो होता है ये बहुत अधिक होता है, यानी सजी जैसे चक्रवात का केंद्र होता है ना ये गर्म वायु का होता है और यहाँ पर दाब बिल्कुल निम्न होता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सजी आपका ये नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि MS Excel 2007 में जो वर्कशीट है इसमें पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो अगर आपने कभी काम किया हो कि इसमें आपके MS Excel 2007 में तो जो वर्कशीट होती हैं इनमें पंक्तियों की अधिकतम संख्या अगर बात कर लेना तो अधिकतम संख्या आपकी कितनी होती है। यहाँ पर आंसर ए वाला आपका हो जाएगा 10, 48, 576 ये आपकी होती है। कॉलम जो आपके होते हैं वो कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा है जो आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देता है। तो ये जो आपका होता है ना ये होता है, इसको बोलते हैं मेल मर्ज करना। क्या बोलते हैं, मेल मर्ज करना, यानी ऐसा एक फीचर होता है जो MS वर्ड में आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट का जो डेटा होता है जैसे आप लोग एक्सेल शीट बनाते हैं है ना, या डाटाबेस तैयार करते हैं तो उसमें उपयोग किया जाता है। या व्यक्तिगत पत्र हो गया, निमंत्रण हो गया, प्रमाण पत्र हो गया या कोई लेबल आपका हो गया, उनमें से आपका किया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट बनाने वाले जो नेटवर्क होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो होता है ना वो होते हैं एक्सटीरियर। क्या होते हैं, एक्सटीरियर, यानी इसमें जो आपके गेट होते हैं इसको बोलते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो 56 का नंबर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको होता है BGP, यानी बॉर्डर जो आप लोग करते हैं, बॉर्डर गेटवे करते हैं, तब उसमें आपका होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण है जो आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति दे देता है। यानी देखा जाए तो कंप्यूटर की जो पावर है इसको टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करती है। ये होता है, इसको बोलते हैं मॉडम, है ना। क्या होता है, यानी कंप्यूटर की पावर जो मॉडम आपका होता है, यानी मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर जिसको बोलते हैं, यानी जो सिग्नल होता है, यानी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ये होता है मॉडम होता है, यानी इंटरनेट से जुड़ने पर मदद करता है भाई, जिसको अपनी भाषा में बोलें। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन है G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण आपका है। तो यहाँ पर देखिए 58 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका G2C है, G2C आपका है, यानी कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग होता है। क्या होता है, यानी हमने कहा G2C मतलब हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी ई गवर्नेंस जो सेवाएं होती हैं, ऐसी सेवाएं जो सभी नागरिकों को, यानी सरकार जो होती है नागरिकों को सीधे प्रदान करती है, उनको G2C कहते हैं। यानी ऑनलाइन टैक्स हो गया, कह सकते हैं, एक उदाहरण में ये मान सकते हैं, सरकार के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली जो सुविधा होती है, ऑनलाइन जो आपका टैक्स होता है ना, उनको दाखिल करना, ये सब आपका होता है ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, ये G2 होता है। G2 मतलब हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, सिटीजन को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। अब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट मोड की बात करते हैं, डेबिट कार्ड से कर लिया, क्रेडिट कार्ड कर लिया, ई वॉलेट कर लिया। ये पॉडकास्ट जो आपका दिया है, पॉडकास्ट, है ना। तो पॉडकास्ट एक प्रोग्राम होता है, ये इंटरनेट पर डाउनलोड हेतु क्या होता है, डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा पॉडकास्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। हम आपको जल्द ही यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर की क्लास आपको दे देंगे मैराथन के रूप में। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं ना, वो भी आसान लगेंगे भाई। ये समझिए कि अभी आपने कभी जल्दी कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं होगा, है ना, और जब आपको पढ़ना पड़ रहा है तो कठिन तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये भी आपको आसान लगेगा, जब उसको भी पढ़ोगे तो वो भी आसान लगेगा, है ना। यहाँ पर देखो 60 नंबर दिया और 60 की बात करते हैं तो ये होता है बिट डेप्थ कहते हैं, यानी एक ऑडियो में जो सैंपल होता है इसमें बिट्स की जो संख्या कही जाती है वो होता है बिट डेप्थ कहते हैं। ऑप्शन आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग आपका है। कंप्यूटर खतरे का आपका होता है जो आपके उसमें होता है DOC हमला होता है, यानी DOC मतलब होता है इसी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं, यानी एक साइबर अटैक है। ये जो DOS हमला है इसको बोलते हैं साइबर अटैक हमला। इसमें अटैक किसी सिस्टम पर या नेटवर्क को इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि वो जो वैध उपयोगकर्ता होते हैं ना, तो उनके लिए कह सकते हैं कि उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये आपका होता है साइबर हमला। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं को कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जा सकती है। यानी जो वर्तमान में AI आपके चल रहे हैं, AI से बहुत कुछ आपका हो रहा है, तो इनमें से यहाँ पर देखा जाए तो इनको जो भाषा दी जाती है आपकी पाइथन भाषा हो गई, लिस्प भाषा हो गया, प्रोलोग भाषा आपकी हो गया। लेकिन ये जो दिया गया है पैरेलल, यानी जो आपका दिया गया है ना पैरेलल, ये यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा C नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा पैरेलल का उपयोग जो होता है AI के लिए नहीं होता है, बाकी अदर जितने भी आपकी भाषाएं वो लगभग व्यापक रूप से AI के लिए यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लॉट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। हमने कहा लॉट क्या होता है, लॉट डिवाइस नहीं है। हमने कहा सर जी जैसे आपका डेस्कटॉप का जो कंप्यूटर होता है, यानी डेस्कटॉप का कंप्यूटर जो होता है ये लॉट डिवाइस नहीं माने जाते हैं। ये क्यों नहीं माने जाते हैं, क्योंकि भैया ये एक कंप्यूटर डिवाइस है, यानी एक प्रकार से ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है, और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है लोड उपकरणों को अनियंत्रित करते हैं, मतलब एक एकत्रित करने के लिए है। तो सीधी बात है, आपका फिटनेस ट्रैकर हो गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया, तो हम कहेंगे सर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसमें आपका नहीं आता है, ठीक है, ये लोड के डिवाइस आपके नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुँचा जा सकता है वो क्या होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका जो उपयोग होता है ये डेटा का विभिन्न भागों में क्या करता है बारीकी से पहुंचने के लिए किया जाता है, यानी जिसमें किसी भी डाटा बाइट को क्या कर सकते हैं सीधे या बिना किसी विशिष्ट क्रम के एक्सेस किया जाता है। तो ये आपका होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है, यानी IP का फुल फॉर्म पूछा है। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है।
इसी के माध्यम से लोग तो पहचान कर लेते हैं ना, मोबाइल का ट्रैक भी कर लेते हैं। ये आईपी एड्रेस आपका होता है और एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती ही होती है। क्वेश्चन दिया गया है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? पाश्चुरीकरण क्रिया क्या होती है? हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए जैसे दूध है, तो दूध में कहा जाता है ना, दूध जो होता है ना, अगर कच्चा दूध को देखा जाए तो उसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो उन जीवों को अगर नष्ट कर दिया जाए तो दूध ज़्यादा समय तक रहेगा। तो दूध को लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं और इसके बाद उसको ठंडा होने देते हैं। जब 5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उसको पैक कर देते हैं। यही प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्लियर है? ये लुईस पास्चर थे जिन्होंने पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किया था। तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं लुई पास्चर, हो जाएंगे सी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का जो उद्देश्य आपका है क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल सामग्री को अनधिकृत वितरण करना, यानी डिजिटल जो आपका है मीडिया के जो कॉपीराइट हैं उपयोग के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये पारित होता है, ये कब पारित होता है? तो 2005 में होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी आपदा के जो भी आपदा होती हैं तो उसमें क्या होता है, सतर्कता आपको पहले से बता दी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में भूकंप के अधिक अति जोखिम क्षेत्र हैं, इनमें से नहीं शामिल है। हमने कहा देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखो आपसे दिया है उत्तराखंड है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, कच्छ का गुजर है, गुजरात है, दक्कन का पठार है। तो आपको याद होगा कि हम जब जीएस पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ से क्या होती है, एक पेटी जाती है ना, यानी एक पेटी जो आपकी है वो पेटी हमारे यहाँ से जो भूकंप की पेटी है वो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये पेटी इस प्रकार से जाती है ना। और थोड़े पास से ले चलेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से एक पेटी ऐसे जाती है। अब आप देखो ये जो गोला जा रहा है, देखो गुजरात के पास से भी है, ये आपके इस वाले क्षेत्र से भी जा रही है, यहाँ से भी देखो आपका जा रही है ना। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर ये जो आपका दक्कन का पठार है, यहाँ पर जो आपका दक्कन का पठार है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इस लाइन से देखो कितनी दूर पड़ रहा है, ये अंदर पड़ रहा है। तो जो सबसे पहले जब भूकंप आएगा, यहाँ की जो दूसरी हमारी प्लेट है, जैसे चाइना वाली प्लेट आपकी हो गई, ये इंडोनेशिया वाली आपकी प्लेट हो जाती है, तो ये जब टकराएंगे तो भूकंप एक किनारे आएगा ना, बीच में थोड़ी जल्दी आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे सर इसमें जो आपका कम जोखिम में है वो आपका कौन है, तो दक्कन का पठार है, ये जोखिम वाला नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, कह रहा है प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा है? तो प्रौद्योगिकी में यानी प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण है, स्वदेशीकरण में जो नैतिक है विधिक है, ये आयाम जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 70 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा कि डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार, डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार ये जो जुड़ा है नैतिक और विधिक आयाम से जुड़ा है। ये हमारे प्रौद्योगिकी में जो स्वदेशीकरण आपका है, स्वदेशीकरण, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, है ना, या देने का मुख्य उद्देश्य इनमें से कारण क्या है? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम जो कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा किया जा सके, यानी नवी ऊर्जा को निर्मित कर सकें। अगर नवीन ऊर्जा आएगी तो हमारे यहाँ पर जो प्रदूषण हो रहा है वो होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर प्रदूषण रहित ऊर्जा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हो रहा है ना। तो आप कहेंगे सर ये हमको स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, वो तभी मिल जाएगी जब हमको प्रदूषण वाली चीज़ें नहीं होंगी, यानी प्रदूषण रहित होगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए होता है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा आपको मिल पाए। यहाँ पर दिया है कि ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान संबंधित है, ग्राम ऊर्जा स्वरोजगार अभियान जो संबंधित हो आपकी किससे है? तो 72 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सजी ए हो जाएगा। एक ग्राम पंचायतों में जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसको अपनाने के लिए, ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका बनेगा 72 में से ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन द्विअनुपयोगी तकनीकी का उदाहरण आपका है? द्विअनुपयोगी तकनीकी का उदाहरण है। तो यहाँ पर 73 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो जीपीएस प्रणाली होता है, यानी जो जीपीएस होता है, जीपीएस प्रणाली का नाम सुना है आपने? जीपीएस यानी कोई भी नागरिक है उसको नेविगेशन और उसको लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उसमें दोनों हो सकता है। तो जीपीएस सैन्य लक्ष्य में भी हो सकता है, नागरिक में हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। अगर किसी को पकड़ना है, चाहे वो सैन्य में हो या अदर में हो, तो जीपीएस प्रणाली के माध्यम से कर लेते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा जो आपकी जाती है किन राज्यों से जाती है? तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा से जो देखा जाए तो गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है, मिजोरम से जाती है। हमने कहा था जब भी कभी आपको मिलेगा तो असम आपको मिलेगा, या तो उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से न जाती है, न तो असम में जाती है। तो याद रखना है आपकी 8 राज्यों में से मित्र पर गमछा जार, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से जाती है। तो हमने कहा जब भी कभी मिलेगा असम मिलेगा साथ में ऑप्शन में, ये इसलिए मिलेगा क्योंकि इस रेखा के पास में है लेकिन यहाँ से जाती नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी आंसर आपका सी हो गया।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। तो ये जो आपका होता है कृष्णा नदी है, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी कृष्णा नदी है इसका जो बेसिन आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका सर्वाधिक आपका है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका सघनता आपकी एक मिला के देखा जाए जो भौम जल है इसका संसाधन लगभग आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपका लगभग 46% होगा। तो ये जो भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत क्या है अधिक आपका है। तो यहाँ पर जो आपका जो विकल्पों में से देखा जाए जो आपकी कृष्णा नदी है इनमें से वही आपकी होगा। मैं कहा जैसे मान लो गंगा नदी है तो इसका नदी बेसिन सबसे बड़ा है। दक्षिण भारत में जाते हैं तो गोदावरी का है। अब गोदावरी के बाद तो कृष्णा नदी आपका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लो पैन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहते हैं। देखिए भैया यहाँ पर आपसे जो कह रहा है सर जी प्लो पैन के नीचे एक अभेद है ना परत बनाने के लिए होता है, यानी एक प्रकार से ये जुताई की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाडलिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पडलिंग कहते हैं। यानी पडलिंग जुताई की प्रक्रिया होती है। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लो पैन के नीचे एक अभेद परत जैसे धान की खेती होती है ना, धान की खेती होती है तो खेत की मिट्टी पानी से भर दिया जाता है और फिर इसके बाद उसको क्या कहते हैं जुताई करवा देते हैं पडलर, यानी इसको बोलते हैं ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी से क्या करते हैं उसको कल्टीवेटर जैसे हो गया यानी उलटना हो गया, उसकी मिट्टी को उलट देते हैं। यानी गहराई जो आपकी होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती जुताई होती है और उसका वाटर लेवल बराबर होता है। अगर गांव से आप लोगों को जानते होंगे धान लगता होगा तो आप देखते होंगे पहले खेत में पानी भर देते हैं, फिर ट्रैक्टर ले जाते हैं। पहले बैल चला करते थे है ना, फिर पांटा से किया करते थे। अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से सीधा जुतते जाता है, मिट्टी पलट जाती है और पीछे से जो आपका वो लगा होता है ना पांटा तो उससे बराबर होती है। वही चीज़ आपको कह रही है, इसी को पडलिंग कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा पडलिंग बन जाएगा, ठीक है। सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। तो साहब याद रखना है सबसे पहले ये हुई थी आपके फुलवरिया गाँव में। फुलवरिया गाँव जो आपका दिया है ना फुलवरिया गाँव, ये सर जी जो आपका है झारखंड में है। कहाँ पर है तो आपके झारखंड में है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा झारखंड में है। याद रखना पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दिया है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये जो आपका किया है ना कहाँ पर किया है, ये किया है आपके त्रिपुरा में किया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर का पुनर्विकसित करने परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये किया है त्रिपुरा में किया है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर चुनाव वगैरह होने वाले हैं है ना। कुछ आपके राज्य हैं जहाँ पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं तो भाई अब एक्टिव तो होंगे ही होंगे है ना। यहाँ पर एक जिला पड़ता है गोमती जिला, कहाँ पर त्रिपुरा में गोमती जिला पड़ता है। वहाँ पर एक शक्तिपीठ है, वो माता हैं यानी एक मंदिर है, अब माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर है वहाँ पर, तो उसको विकसित किया है। यहाँ पर दिया गया है मई 2025 में किस राज्य के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है। तो जो सजी सहयोग पहल है ना ये सजी आपके उड़ीसा की है, यानी उड़ीसा सरकार के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है। यानी ये शहर जो आपका है शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना पहुंचाएगा, आसान बनाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। क्या दिया है सर, विश्व लूपस दिवस जो मनाते हैं ये सर जी कब मनाया जाता है, लूपस दिवस है। यानी ये लूपस एक बीमारी है, आपको बताया गया था, हमने आपको होमगार्ड की क्लास में बताया था और हमने कहा भी है कि होमगार्ड की भी क्लास आप देखते चलेंगे क्योंकि जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीके आपकी वजह से होगी। खास बात यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा है कि देखो हर किताबों में कॉपी पेस्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखा जाए जैसे आपकी यहाँ पर है, आप यहाँ पर अरविंद कह सकते हैं ये प्रकाशन आपका हो गया यूथ कंपटीशन, और यूथ कंपटीशन का होमगार्ड होगा तो उसके क्वेश्चन इसके क्वेश्चन देखना लगभग कॉमन मिलेंगे, करंट अफेयर भी कॉमन मिलेगा है ना। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो लूपस आपकी एक बीमारी होती है महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में आपकी बीमारी होती है लूपस, यानी इसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी कहा जाता है और ये महिलाओं में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो उसी से निपटने के लिए यहाँ पर बनाया गया है सजी 10 मई को किया गया है। आपका आंसर हो गया सी नंबर 10 मई। क्वेश्चन दिया गया है मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो साहब याद रखिए ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आर्थिक नियोजन विषय क्या है, क्या दिया, आर्थिक नियोजन। ये जो नियोजन आपका है एक प्रकार से जो आपका आता है ना ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में आता है और आर्थिक नियोजन को विषय को लेकर भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना किया था और योजना आयोग तो आपका है नहीं है तो नीति आयोग यहाँ पर ले लिया इसका संज्ञान। तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। क्या कहते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव। यानी ये मांग होती है और इसके तहत असहमति को व्यक्त किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपया कर दी जाए। सदस्य कोई अगर वैकल्पिक नीति को पेश कर देते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीति कटौती प्रस्ताव। यदि भारतीय
रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपातों को कमी कर दिया जाए तो साख सृजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए, हमने अगर आपसे कभी पूछे नगद कोष अनुपात को कम किया जाए तो इसका साख सृजन में वृद्धि हो जाती है। यानी मान लो अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, अगर उसको सस्ती कर दोगे तो लोग लेने लगेंगे, उसको महंगी कर दोगे तो लोग नहीं लेंगे। तो ये जब भी क्वेश्चन मिले कमी की जाए ज़्यादा की जाए तो वैसे उल्टा होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर दिया है, शब्द दिया है बुल और बियर किस व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं। तो बुल और जो बियर हैं, हमने कहा कि बुल मतलब क्या होता है, सांड होता है। यानी मार्केट में जब तेजी आती है ना तो उसको बुल कहते हैं, और बियर पी के लोग लुढ़क जाते हैं, है ना, तो भैया क्या होते हैं, डाउन होते हैं। यानी जब मार्केट या शेयर मार्केट में डाउनिंग आती है तो उसको बियर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये शेयर बाजार में ही आपके प्रयोग किए जाते हैं, और यहीं पर इसका प्रयोग होता है। तेजड़िया मदड़िया भी कहा जाता है ना, इसी को बोलते हैं, बुल को बोलते हैं तेजड़िया, बियर को बोलते हैं मदड़िया, है ना। तो अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका होता है ना, विनिवेश से जो प्राप्त राशि है ये किस रूप में होगा। तो 86 का ऑप्शन सी होगा, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संपत्तियों की जो कमी आती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ये जो आपकी आएंगे बिक्री कर आपका है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में किस रूप में शामिल किया जाता है, पूंजीगत प्राप्तियों में। सतत शहर और समुदाय किस SDG से आपके जुड़े हुए हैं। तो सतत शहर और समुदाय जो आपके हैं किससे आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 87 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा ना वो बी हो जाएगा, यानी SDG 11। आपको हमने बताया था कि इसके आपके लेवल होते हैं, SD1, SD2, SD3, है ना, ऐसे आपको मिला होगा, हमने आपको पढ़ाया था। जैसे SD10 होता है, इसमें असमानता में कमी होती है। SD11 जो 12 होता है संवहनी उपभोग होता है, उत्पादन होता है। SD जो 13 होता है वो जलवायु से कर संबंधित होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। यानी ये सर बात हो रही है तारांतरिक प्रश्न की, किसकी, जो आपके तारांकित प्रश्न हैं इनका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है MAC के मैक एड्रेस की मानक लंबाई क्या होती है। तो मैक एड्रेस दिया गया है और इसकी मानक लंबाई 48 बिट्स होती है। कितनी होती है, 48 बिट्स होती है। यानी आंसर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में, आप कहेंगे बिल्कुल 100% है। यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, गलत है, क्योंकि जो बेतवा है वो आपकी यूपी और MP की संयुक्त परियोजना है ना। जो बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है उसको पानी की कमी को दूर करना, इसलिए आपका है MP में भी है, क्योंकि हमने बताया था बुंदेलखंड के 7 जिले यूपी में हैं और 6 जिले आपके यहाँ पर MP में हैं। तो यहाँ पर यूपी और MP की दोनों की है ना, दोनों लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर पहला केवल आपका सही है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर केवल आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीमित दिया यानी गलत दिया गया है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से आपकी क्लास कंप्लीट होती है। बाकी मैथ के क्वेश्चन हम PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, और ये टेलीग्राम आपको है देवजी ट्रिक है, वहाँ से आप लोग अपना मैथ लगाते रहिए, और कहीं से भी आप लगाते रहिए। आपको यूट्यूब में बहुत चैनल आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको मैथ वगैरह पढ़ाएंगे। हालांकि बहुत लोग मैथ पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन टीचर हो के भी मैथ नहीं पढ़ाते हैं। बाकी बहुत ऐसे चैनल है, बहुत अच्छे जो आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अपना कहीं से भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे अच्छा ज़्यादा जानते हैं, यानी कि कौन सा टीचर मैथ अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि आप मैथ आप पढ़ रहे हैं और हम GS पढ़ा रहे हैं, मैथ GS के टीचर हैं, है ना। आपको करंट अफेयर हिंदी के टीचर हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है हमेशा उसी में होता है। बाकी मैथ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं। डेली शाम को 6 बजे आपको मिलना है। कितने बजे, शाम को 6 बजे। देखो यहाँ पर अगर लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में बातें हो जाती हैं, क्लास लंबी हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, बफरिंग हो जाती है, यही क्लास 1.5 घंटा चलती रहती है। और ऐसे आपको मन कंसंट्रेट से होता है, आराम से आप लोग सुनते रहते हैं, और हम भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आराम से डेली शाम को 6 बजे आइए। कभी लाइव भी होगी, कभी रिकॉर्डेड होगा, कभी प्रीमियर होगा, जैसा सर्वर समस्या आपकी होती है, यानी दिक्कत नहीं होगी तो आपको हमेशा इसे लाइव मिलेगी, नहीं तो भी आपको फ्री में मिलती रहेगी। पढ़ने से मतलब होना चाहिए। यूट्यूब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से मतलब रखिए, बातों से मतलब नहीं है, ठीक है। तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो क्या मतलब होता है यूट्यूब में जुड़ना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम। अगली क्लास आपकी होगी कितने बजे, 8 बजे आपकी होगी, 8 बजे होगी। यहाँ पर देखो हमने हिंदी की क्लास चलाते हैं। नाम जरूर आपका है यूपी पुलिस, है ना, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जो हिंदी होती है लगभग सब में वही होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कहीं क्वेश्चन 30 होते हैं, कहीं 35, कहीं 37, कहीं 40, कहीं 50, लेकिन है तो वही कुछ, है ना। और इसलिए हम यहाँ पर हिंदी साहित्य भी अलग से कराते रहते हैं। तो कुछ क्लासें अभी आपको देंगे, इसके बाद आपकी हिंदी मिक्स भी आपको मिलेगी। तो आराम से हिंदी की क्लास अभी पढ़ते रहिएगा। अभी मॉर्निंग में भी एक क्लास हिंदी की चलने वाली है,
जल्दी आपके टॉपिक वाइज वो भी चलने लगेगी, तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सेशन को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा कहते नहीं हैं, एक आध बार बोल देते हैं अगर याद आ जाता है ना, तो एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।